पिक्चर चालू करो बे। उठ रहे हैं क्या वाकई बिना, क्योंकि वहां पर भी तथ्य मांगे गए हरदीप पुरी को लेकर, क्या पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे कि वहां पेपर्स भी वो दिखा पाते? दूसरा प्रश्न, बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है ना कि अब उनकी आदत हो गई है, जहरीले शब्दों में वो किसी भी मुद्दे पर आरोप लगाते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ऐसा अंजना जी, जहरीले शब्द तो दुबे जो है, शशिकांत दुबे, इन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किए हैं, इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस निशिकांत दुबे, हाँ हाँ, तो निशिकांत दुबे जी ने जो आरोप लगाए हैं, गंदे आरोप, जिस स्तर पर गए हैं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी संसद के सदस्य नहीं है, गिरिराज सिंह जी ने एआई का इस्तेमाल करके जिस तरह से बहन भतीजी के ऊपर चींटे उछाड़ने की कोशिश की है, उसके ऊपर चर्चा बीजेपी ने सबसे पहले करनी चाहिए। आज का जो सार था राहुल जी के भाषण का, वो स्पष्ट था एकदम कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो इस तरह से देश को सरेंडर नहीं कर सकता, देश को कमजोर नहीं कर सकता, देश को बेच नहीं सकता। ये उन्होंने कहा। कुछ ना कुछ चोक हुआ है, कुछ ना कुछ है जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं, जिसका जवाब किसी से नहीं आ रहा है। मैं खत्म कर दूंगा पॉलिटिकल करियर, इज माई गुड फ्रेंड, आई कैन फिनिश हिज पॉलिटिकल करियर एट एनी टाइम। ये बोलने वाले मेरे देश के प्रधानमंत्री को उसका जवाब नहीं मिलता है। अब ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यही बात अनर्गल आरोप वगैरह कह रहे सुधांशु जी को भी मैंने देखा, ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा है। तो सवाल तो उन्होंने कहने नहीं दिया कि जोशुआ फिंक कौन है, लैरी फिंक उनके पिताजी है, बेडरॉक को किसका है, पूछो ना, बताओ उनको। ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट अदानी के ऑफरिंग्स में नहीं है क्या? उन्होंने नहीं किया क्या? आईपीआई में हरदीप पुरी जी ने काम नहीं किया है क्या? आईएफएससी रिटायर होने के बाद में किसने अनिल अंबानी को इंट्रोड्यूस किया था? ये मैं भी यहां पर बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देश के सामने के सवाल है। अब अगर अमेरिका तय करेगा कि हम ऑयल कहां से खरीदेंगे, तो हमारी सोवरेनिटी, हमारी सार्वभौमता का क्या होगा? जो देश ने आपको इतना चुन के दिया है, सभागृह में आपके पास इतना बड़ा जब मेजोरिटी है, 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो कहते थे मोदी खुद पहले कि हिंदुस्तान को कोई प्रेशर में नहीं ला सकता। एक प्रोग्राम है, इसका लाइव अपडेट्स अवेलेबल है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता है, हिंदुस्तान पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रेशर डाला गया? जब डील हो रही है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, भारत को इक्वली ट्रीट नहीं हो रहा है। जीरो टैक्स जो है वो एपरल्स पे और गारमेंट्स में बांग्लादेश को मिल रहा है, हमें नहीं। जीरो ड्यूटी क्लॉज जो है हमें क्यों नहीं मिला? यानी हमारा रॉ मटेरियल भी अभी बांग्लादेश खरीदेगा नहीं। रेडीमेड गारमेंट्स एपरल में हमें कंपटीशन है, वो भी ट्रेड जो है हमारे हाथ से जाने की आशंकाएं हैं। सारा उन्होंने लिया, नाम लिया, आशंकाओं पर यही तो आरोप है ना सर, कि आप आशंकाओं पर बिल्ड कर रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इसलिए ये कर लिया, इसलिए वो कर लिया, मतलब ये हुआ होगा तो वो हुआ होगा। एक भी कॉन्क्रीट बात आप नहीं बोल पा रहे हैं ना। आज सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि ये जो 2000 मतलब काफी सालों से ये ट्रेड डील के लिए चर्चा हो रही थी, एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद से उस पर जल्दी से हो गया सब कुछ, मतलब थोड़ा तो लॉजिक भी होना चाहिए ना सर, थोड़ा तो लॉजिक भी होना चाहिए। और अगर होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कौन रोक सकता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नरेंद्र मोदी को अकाउंटेबल तो है नहीं, कुछ भी अगर होगा ना हरदीप पुरी को अकाउंटेबल है, तो वो तो डालेंगे ही फाइल्स। इसलिए तो दलाल इसीलिए उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए उसके डॉक्यूमेंट्स आए और ऑथेंटिकेट करने के लिए जब राहुल जी ने कहा तो उन्हें रोका गया कि आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। अभी डेटा लोकलाइजेशन की जो पॉलिसी है, उसको टैक्स हॉलिडे जो 2047 तक दिया है, सारा डेटा जो है हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यानी इसमें फाइनेंशियल होता है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव डेटा होता है इंडिविजुअल्स का, वो सारा डेटा बाकी सारी दुनिया जो है वो प्रोटेक्ट करती है। प्रोसेस यही होगा, यही सब होगा। तो सिलसिलेवार हर मुद्दे जो है बजट के हिसाब से भी लिया है, ये बजट में दिया हुआ है, ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है बजट का। ये बजट में क्या क्या इन्होंने दिया है, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर, डेटा टैक्स को लेकर, और डेटा आप किस तरह से अनप्रोटेक्टिव हो गया हमारा, कैसा वॉलंटरी डेटा सबके पास चला जाएगा, ये सारा मुद्दा जो है राहुल जी ने रखा, कोई बाहर का मुद्दा नहीं रखा। यू आर राइट ब्रो। अभी जो है ड्राइड डिस्टिल प्रोडक्ट जो है, उसमें मक्के से बना हुआ खाद्य जो है वो आएगा, मक्का डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ। सोयाबीन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सोयाबीन का तेल आएगा। और मैं आपको बता दूं कब से आ रहा है सोयाबीन का तेल? कम स्तर पर ये अभी शुरू हो रहा है क्या अतुल जी? सुनिए ना, अतुल जी, ये सोयाबीन तेल अभी शुरू हो रहा है क्या? मैं फ्रेमवर्क ठीक है, बोलिए। अंजना जी, मुझे आपका मैंने पूरा सुना, अभी मेरा सुन लीजिए, फिर आप मुझे सवाल कीजिए। मैं सब रख रहा हूं आपको, क्योंकि ये फ्रेमवर्क में है, आया है ये सब। तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन का तेल आएगा बहुत थोड़े स्तर पर। हम मल्टी आटा जो बनाते हैं, मल्टीग्रेन आटा, उसमें बहुत कम इस पे करते हैं, लेकिन इसका तेल और केक जो है वो ज्यादा बनता है, ये सबको पता है। लाल जवार, सोरगम, ये भी आया है। कपास के लिए तो हमने पहले 11% से 0% इंपोर्ट ड्यूटी पहले ही कर दी है, तो कपास जो है वो तो 0% पे पहले ही आ गया है, ये ट्रेड डील के पहले। तो ये डील में आया है,
और नहीं आया है तो छुपेगा तो नहीं अंजना जी कुछ। Exactly. कोई अगर पार्लियामेंट में कह रहा है तो सारी बातें तो रिकॉर्ड हो गई है, और जो बातें ऑथेंटिकेट करने के लिए बात कही है तो ऑथेंटिकेट करने के लिए बात नहीं की है। अब मुझे बताइए कि पिलर 1 पिलर 2 डिस्कशन जो है G20 के साथ, OECD कंट्रीज के साथ चल रही है और यूएस के साथ जो चल रही है, वैसे तो OECD कंट्रीज में सारे ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज आती है, तो पिलर 1 पिलर 2 चर्चा में जो चल रही है तो वो तो डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया हमारा, और ये बजट में आया है। ये तो अमेरिका के डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है, अमेरिका कुछ एक बोलता है। तो मुझे एक बात बताइए कि रशिया तय करे, अमेरिका तय करेगा कि हम ऑयल सिक्योरिटी कहां से लाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग कि हम लोग जो ऑयल रशिया से लेते थे हमको $10 कम मिलता था, कब से लेते थे? मिले ज्यादा मिले, कब से लेते थे? एक बार अतुल जी को मेरे साथ दिखाइए। किसी को नहीं हो रहा, अतुल जी, लेकिन हमारी क्योंकि मैं मानती हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के एक इन्फॉर्म्ड प्रवक्ता हैं, ठीक है, तो मैं आपसे एक सार्थक बहस करना चाहती हूं, ये आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं, एक बार सिर्फ अतुल कुछ भी अब बोलिए। सुनिए अभी ऐसा है कि अमेरिका ने हमें धमका कर रशिया से ऑयल लेने के लिए मना कर दिया। एक होता है रेट और दूसरा होता है सस्टेनेबिलिटी। अब अमेरिका के लोग बोल नहीं रहे हैं क्या ट्रंप ने यह नहीं कहा कि मैंने जो टैरिफ लगाया है वो टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, रशिया से ऑयल खरीदना आप बंद करोगे, तो हमने धीरे धीरे बंद किया। और ये रिलायंस कंपनी के मैनेजर ने आके कहा है, उनके प्रवक्ता ने आके कहा है कि हमने ऑयल खरीदना जो है वो कम कर दिया है। आज भी $10 से सस्ता मिलता, महंगा मिलता, वो छोड़ दो। अमेरिका ने 2012-13 में भी हमारे ऊपर प्रेशर लाया था, लेकिन ईरान से ऑयल नहीं खरीदने के, फूड फॉर ऑयल पॉलिसी थी, हमने खरीदा, हमने बॉन्ड्स भी जारी किए थे 1,131 लाख करोड़ के, और वो हमने पेड भी किए हैं। तो ये हमने सब किया है। तो आज अमेरिका तय करेगा क्या, ये सवाल है। वेनेजुएलन ऑयल जो है वो हार्ड ऑयल है, वो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास उतनी मशीनरी नहीं है, और हमारे पास प्रोसेस करने के लिए मशीनरी रशियन की है, तो वो हमें सस्ता पड़ता है। शुक्ला से ये सवाल पूछूंगी इसके बाद, लेकिन आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अब बीजेपी कह रही है कि मोदी से नफरत में विपक्ष इतना ग्रसित है, 3 बार की लगातार उनकी जीत आप लोगों को इतना परेशान कर रही है कि हर चीज में आप लोगों को या तो ट्रंप दिखता है या फिर लगता है कि भाई सरकार का कुछ ना कुछ उसमें गलती खोजना है, जबकि ट्रेड डील भारत के फायदे के लिए, फिर भी आप लोग ढूंढ कर कुछ निकाल रहे हैं। मिस्टर भदौरिया, देखिए, विपक्ष राष्ट्रभक्त की बात कर रहा है, राष्ट्र बचाने की बात कर रहा है, और राष्ट्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए इसकी बात करता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं। हमारा सीधा सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, क्या अमेरिका तय करेगा कि हम तेल कहां से खरीदेंगे? अनुराग जी, अतुल जी, ऑन अ लाइटर नोट, अतुल जी भी आपकी बात पर मुस्कुराने लगे। ये जो बीजेपी वाली लाइनें आप रोज बोलने लगे हैं ना, ये चुटकुला ही लगता है सर। बीजेपी की लाइन नहीं है, ये बीजेपी की लाइन नहीं है, ये राष्ट्रभक्त विपक्ष की लाइन है। बीजेपी तो जबरदस्ती बोलती है, अच्छा। हम लोग उस पर अमल करते, इसीलिए बोल रहे हैं। और अतुल जी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये हम लोग के चेहरे पे मुस्कान लाती है बात, और बीजेपी के चेहरे पे उदासी लाती है। देखिए बीजेपी के चेहरा कैसा चुप है, और हमारे साथी कैसा हंस रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं तो हंसी तो आएगी ना, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसको मुस्कान बोलते हैं, हंसी नहीं बोलते हैं। कितनी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है। अब सवाल ये है, इनकी दृष्टि में राष्ट्रभक्ति हंसी की इनसे बात है। पूछा जा रहा है, अब बोल रहे हैं, हो गया इनकी दृष्टि में राष्ट्रभक्ति हंसी की बात है भाई। अंदर से मुस्कुराहट आएगी तब तो ओंठों पे हंसी आएगी ना, जब अंदर में थोड़ा सा तकलीफ होगी तो हंसी नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आपसे सीधा सा सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका तय करेगा हम तेल कहां से खरीदेंगे? क्या अमेरिका हमारे ऊपर निगरानी करेगा और कमेटी बैठाएगा 3 सदस्यीय कि हम तेल कहां से खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? अगर हम रशिया से खरीदेंगे या उन्होंने जो बताया देश उससे खरीदेंगे तो आप हमारे ऊपर दोबारा से 25% की 18% की पेनल्टी लगा देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। मतलब आप अगर हम दोबारा खरीदने लगेंगे तो 18, 25, पता नहीं 50 कितना लगा दो आप, धमकी नहीं तो क्या है? जब ये सवाल पूछा गया वाणिज्य मंत्री से, क्या ये 25 अगर हम नहीं रशिया से तेल खरीदेंगे तो क्या हम पे टैरिफ लग जाएगा? तो उन्होंने कहा इसका मुझे नहीं पता है, इसका तो विदेश मंत्री बताएंगे। विदेश मंत्री से पूछो जाके, तो कहेंगे वो वाणिज्य मंत्री बताएंगे। जब मंत्री ही कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो बताइए आम जनता क्या करे? विपक्ष तो अपनी आवाज कह रहा है कि अमेरिका इतनी दादागिरी करेगा कि हमें सिखाएगा कि हम रशिया से नहीं खरीदें। ये तो नहीं होना चाहिए ना, एक बात। दूसरी बात, पहले हम बेचते थे ज्यादा 3% का टैरिफ अमेरिका में लगता था, इन्हीं की सरकार में अभी लगा ना 18%। तो 18% लगा, मतलब 15% ज्यादा करीब। तो 15% ज्यादा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है ना, और इन्हीं अच्छा ठीक है। अनुराग भदौरिया जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, अब आपसे 1-2 सवाल पूछ लेते हैं कि भारत के ऊर्जा खरीद पर आपको जो जानकारी है आप बताइएगा। अब वेनेजुएला से हम क्या पहली बार तेल खरीदेंगे? अभी वेनेजुएला से हम पहली बार तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वेनेजुएला से पहली बार अमेरिका के कहने पे हमें खरीदना पड़ेगा कि अमेरिका कहेगा तो हमें वेनेजुएला से खरीदना है। अमेरिका नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, आप नहीं चाहते हैं कि हमारा 37 देशों के बाद अब 38वें देश के साथ भी अगर ट्रेड डील हो गया तो भारत की जनता के लिए अच्छा होगा? एक छोटा सा इस पर जवाब।
आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। पहले हम निर्यात कितने करते, यहाँ 2024-25 में हमने निर्यात कितना किया अमेरिका में? 7.32 लाख करोड़ हमने किया। आयात कितना किया था? 3.82 लाख करोड़। मतलब हमने 3.47 लाख करोड़ भारत के पक्ष में था। अगर $500 बिलियन की बात मान ली जाए, इनकी बात मान ली जाए, उसके हिसाब से अब करेंगे तो हमारा घाटा पता है क्या? व्यापार घाटा कितना आएगा? 5.54 लाख करोड़। और ऑलरेडी चाइना से हम कितने घाटे में हैं? ऑलरेडी व्यापार घाटा, सुन तो लीजिए, ऑलरेडी व्यापार घाटा चाइना से हमारे करीब 8.3 लाख करोड़ का घाटा है। आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा? मैं इसलिए मान के चल रहा हूं कि सरकार इसको क्लियर नहीं कर रही है, क्योंकि अमेरिका अपने हिसाब से ट्रेड डील कर रहा है। यही तो विपक्ष चलिए, आवाज प्रेम उठा शुक्ला रहा है। इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दिखा दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाब दीजिए ना। देखिए, वो सिविल न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, जो एनर्जी जनरेट करते हैं, उसे खोला था आईएए के लिए, हमने डिफेंस नहीं खोला था। और लाइबिलिटी क्लॉज के लिए रुका था वो। जब इन्होंने 2016 में डिक्लेयर किया नरेंद्र मोदी जी ने कि हमने सिविल न्यूक्लियर डील जो है पारित कर लिया है, आज तक उन्होंने बताया नहीं लाइबिलिटी क्लॉज का क्या हुआ, क्या लाइबिलिटी क्लॉज एक्सेप्ट किया नहीं किया, छुपाने वाली बात कहां तक है। अभी मलूक जी कह रहे थे कि बात करने का तरीका होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, 352 रूल जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का, कंडक्ट प्रोसीजर का, वो सिर्फ एलओपी यानी राहुल जी को लागू होता है और इन्हें लागू नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं। ये जो सभागृह के सदस्य नहीं है, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, अभी वो गुजर गए, 62 साल हो गए उनको गुजर कर, इनका बलिदान हो गया 84 में, लेकिन उनके बारे में गंदी टिप्पणियां, गंदी बातें अपने ही पुराने प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे, झूठ कहेंगे, झूठ सामने रखेंगे, लेकिन वो चलेगा, वो चलने देंगे। अभी मैं बेशर्मो शर्म करो शर्म। बता रहा हूं क्या किया है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, 3% थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने 3.31% था, मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2.29% तक कम हुआ था, अभी इनके जमाने में वो 18% हुआ। अभी हमारा जो इंपोर्ट, यूएस का इंपोर्ट था $46 बिलियन से ये $146 बिलियन तक जाएगा। हमारा कमिटमेंट है। आप उसको कह दो कि इरादा है, कमिटमेंट नहीं है, इरादा है, लेकिन क्या यूएस ने किया है हमसे कोई इरादा, कोई कमिटमेंट, कोई इरादा किया है कि हाँ वो इतना हमसे इंपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को हमने क्या कमिटमेंट लिया है? ठीक है, एक पर जो पूरा सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आपने कहानी सुनी होगी, स्पिट एंड रन, झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो, एक फेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक। राहुल गांधी जी की सड़क छाप भाषा ये दर्शाता है कांग्रेस पार्टी हार की हताश में सुत बुद्ध खो चुकी है। इस पर आपका जवाब? नहीं, ठीक है, वो निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जी को मानते होंगे वो, और सड़क छाप भाषा उन्होंने कहा है, तो सेम टू यू सुधांशु भाई, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सेम टू यू। देखो, अभी हमारा सवाल यह है कि उनके फ्रेमवर्क में, ट्रेड डील फ्रेमवर्क में रशिया से अगर ऑयल खरीदा तो हम निगरानी करेंगे और फिर से 25%, 50% आप पे टैरिफ ठोक देंगे, ये कहा है। इसका जवाब किसी ने आज तक दिया नहीं है। अब देखिए कैसा है कि मैं भी अभी ये बात करूंगा, इन्होंने थाईलैंड की बात की ना, बार बार झूठे आरोप करते हैं, तो मैं ये बात कहूंगा कि नाच गाना हुआ। अभी वो मुजरा कहते थे मोदी जी उसको, तो नाच गाना हुआ और ईस्ट इंडियन रात को 12 बजे फाइनल हो गई, ये बात है। अभी डेटा लोकलाइजेशन और डेटा, सुनिए ना, मैं तो नाम लेता हूं, मैं तो नाम लूंगा, मैंने तो पहले का, मेरा सीधा सिंपल मेरा स्वभाव है, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभी डेटा लोकल, डेटा कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, तो देखिए हमारा कंट्रोल डिजिटल ट्रेड रूल जो है, अभी सुनो ना, हमारा डिजिटल ट्रेड का कंट्रोल जो हमने छोड़ दिया, हमने डील फॉर डेटा लोकलाइजेशन छोड़ दी। अभी वो आएंगे, वो लोग डेटा हमारा जो है कलेक्ट करेंगे, सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा। ये आपके समझ के बाहर की बात है। प्रेम भैया रुको थोड़ा, लिमिट ऑन डिजिटल टैक्स है वो भी हटा दिया, 2% का टैक्स था पहले, टैक्स में, और अभी तो 20 साल का टैक्स हॉलिडे जो है वो डेटा में दे दिया। डेटा इज वेल्थ, डेटा इज ऑयल, वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है आज के। इसमें हमारे एआई, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और इसके बावजूद डेटा, एनर्जी, किसान, जो तीनों इंजन है देश के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सवाल खड़े न करो। राहुल जी को कुछ भी बोल दो आप और आप निकल जाओगे। ये सुधांशु जैसे प्रवक्ता को तो नहीं शोभा देता है। सुधांशु ने फिर निशिकांत दुबे को भी सुनाना चाहिए था और गिरिराज सिंह को भी सुनाना चाहिए था, जो खोटे तस्वीरें लेके खड़े थे, बहन बेटियों को बेइज्जत कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। ये सवाल सुधांशु ने क्यों नहीं खड़ा किया? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रणवीर बिट्टू के खिलाफ किसने किया? रणवीर बिट्टू के खिलाफ सड़क छाप फिर बोलने लगे, बीच में बोलने लगे। रणवीर बिट्टू के खिलाफ सड़क छाप भाषा का प्रयोग हुआ कि नहीं संसद के परिसर में? अरे तो भाई गद्दार कहना जो है, नेहरू जैसे निकम्मे को फिर निकम्मा कहना क्या गलत है? नेहरू जैसे अय्याश को फिर अय्याश कहना क्या गलत है? एडविना के चरण चाटने वाले को तस्वीर दिखाने में क्या गलत है? फिर भाई इतने चांटे मारूंगा मुंह पर, इतने चांटे मारूंगा कि मैं आपको बता रही हूँ शुक्ला जी, थोड़ा सा भाषा पर संयम रखिए। आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ,